आज टॉप 10 खबरों की शुरुआत संसद के शीतकालीन सत्र से होगी, जहां विपक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो उनका इस्तीफा तक मांग लिया। इसके जवाब में पीएम मोदी को मैदान में उतरना पड़ा। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस के हंगामे पर पीएम ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति कांग्रेस के रवैये को बताया। इस बुलेटिन में बात होगी भारत और चीन के बीच संबंधों की। अब ऐसा महसूस होने लगा है कि दोनों देशों के बीच तनाव की जमी बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इन दिनों चीन दौरे पर हैं। वहां चल रही बैठकों में क्या खास हुआ, इस पर भी चर्चा करेंगे। बताएंगे कि दिल्ली चुनाव को लेकर केजरीवाल ने आज ऐसा कौन सा पासा फेंका जो दिल्ली वासियों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। साथ ही बात करेंगे कांग्रेसियों द्वारा यूपी विधानसभा घेराव की। आखिर कांग्रेस अपने इस अभियान में कितना सफल हुई और पुलिस प्रशासन का कैसा रवैया रहा। इस खास बुलेटिन में बात किसान आंदोलन, संबल मंदिर सहित नववर्ष आगमन पर देश भर में पर्यटन स्थलों पर जश्न की होगी और अंत में खेल से जुड़ी खबर भी दिखाएंगे। पहली खबर संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी है, जहां आज विपक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जमकर हंगामा किया। मंगलवार को संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को लेकर कांग्रेस को घेरा था, जिसमें शाह ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसी मामले को लेकर विपक्ष ने अमित शाह पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। विपक्ष ने संसद परिसर में हाथों में अम्बेडकर की तस्वीर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने जय भीम और माफी मांगो के नारे लगाए। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा कि अमित शाह ने अम्बेडकर पर टिप्पणी कर संविधान निर्माण में उनकी भूमिका को कमतर करने की कोशिश की है। कांग्रेस सांसद ने मांग की है कि अमित शाह को अपने बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो इस मुद्दे पर अमित शाह का इस्तीफा तक मांग लिया। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शाह के भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर काट छांट कर पोस्ट किया जा रहा है। ये कांग्रेस की सस्ती और घटिया राजनीति है। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दूसरी खबर पीएम मोदी से जुड़ी है। पीएम मोदी ने भीमराव अम्बेडकर को लेकर अमित शाह के बयान पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए एक्स पर एक के बाद एक ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान छिपा नहीं सकती। बाबा साहब के लिए हमारा सम्मान सर्वोपरि है। अगर कांग्रेस और उनका बेकार हो चुका तंत्र ये सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ उनके कुकर्मों को छिपा सकते हैं, तो वे बहुत ही गलतफहमी में हैं। भारत के लोगों ने बार बार देखा कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली पार्टी ने डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कांग्रेस के पापों की सूची गिनाई। उन्होंने कहा कि नेहरू ने अम्बेडकर के खिलाफ प्रचार किया, भारत रत्न नहीं दिया। पीएम मोदी ने कहा कि संसद में गृह मंत्री ने डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करने और SC/ST समुदायों की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया, जिससे कांग्रेस आहत और स्तब्ध है। यही कारण है कि वे अब नाटकबाजी कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि लोग सच्चाई जानते हैं। तीसरी खबर भारत और चीन के संबंधों को लेकर है। ऐसा लगने लगा है कि अब दोनों देशों के तनाव पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इन दिनों चीन के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने विशेष प्रतिनिधियों के साथ चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध से तनावपूर्ण संबंधों की बहाली समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और चीन के बीच ये वार्ता करीब 5 साल के अंतराल के बाद हो रही है। इससे पहले विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में हुई थी। वार्ता फिर से बहाल करने का फैसला 23 अक्टूबर को कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक में लिया गया था। बता दें कि दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध मई 2020 में शुरू हुआ था। तब जून में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ गया था। ये गतिरोध एक समझौते के तहत देपसांग और डेमचोक से सैनिकों की वापसी के साथ समाप्त हुआ था, जबकि अभी LAC पर कई जगहों पर देशों के बीच तनाव जारी है। अगली यानी चौथी खबर देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी है, जहां आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोगों को लुभाने के लिए एक चुनावी पासा फेंका है।
केजरीवाल ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संजीवनी योजना का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों का फ्री में इलाज कराया जाएगा। योजना का लाभ उठाने के लिए आय की कोई सीमा नहीं है। इस योजना के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अगले 2 से 3 दिनों में घर घर जाकर बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद संबंधित बुजुर्ग के इलाज का दिल्ली सरकार पूरा खर्चा उठाएगी। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बुढ़ापे में एक चीज़ सभी को तकलीफ देती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे 100 बीमारियां घेर लेती हैं। इसमें सबसे बड़ी चिंता इलाज हो जाती है। कई लोग ऐसे लोगों को जानता हूं जो अच्छे परिवारों से आते हैं, लेकिन उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते हैं। ऐसे में 60 साल से ज़्यादा उम्र के नागरिकों का इलाज मुफ्त में होगा। ये केजरीवाल की गारंटी है। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव के बाद इस योजना को पारित करेंगे। आपको एक कार्ड मिलेगा, बस उस कार्ड को संभाल कर रखना होगा। चुनाव के बाद जैसे ही आम आदमी पार्टी जीतेगी, योजना पारित कराकर इसे लागू कर दिया जाएगा। पांचवी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी है, जहां आज कांग्रेस के विधानसभा घेराव के ऐलान पर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। विधानसभा घेराव करने निकले कांग्रेस नेताओं की पुलिस से जमकर नोकझोंक हुई। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। धक्का मुक्की के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय कुछ देर के लिए बेहोश हो गए। कांग्रेस कार्यालय से विधानसभा जाने वाले हर रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई थी। महासचिव प्रभारी यूपी अविनाश पांडे एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में विधानसभा घेराव करने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने बसों में बैठाकर अस्थायी जेल इको गार्डन भेज दिया है। इतना ही नहीं, प्रदेश के दूसरे जिलों से लखनऊ पहुंचने की कोशिश कर रहे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बॉर्डर पर रोका गया है। पुलिस ने नेताओं को नोटिस जारी कर घरों में ही रहने को कहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर पुलिस के माध्यम से डराने धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकना निहायत ही शर्मनाक और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या है। वहीं लखनऊ की डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी का कहना है कि विधानसभा के आसपास किसी भी तरह के प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक है। अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। छठवीं खबर किसान आंदोलन से जुड़ी है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आज पंजाब में 3 घंटे के लिए ट्रेनों का चक्का जाम किया गया। 48 जगहों पर किसान दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ट्रैक पर बैठे रहे। इस प्रदर्शन में उनके साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रेलवे ट्रैक जाम होने की वजह से दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस को लुधियाना के डंडारी कला में रोक दिया गया। ट्रैक पर बैठे किसानों ने मांग की है कि केंद्र सरकार ने जो मांगे मानी है, जब तक पूरी नहीं हो जाती उनका धरना जारी रहेगा। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज इमरजेंसी बैठक बुलाई है, जिसमें डल्लेवाल के संघर्ष को समर्थन देने का ऐलान किया जा सकता है। इसके बाद किसान नेताओं ने देर शाम गवर्नर से मिलने का समय मांगा है। बता दें कि पहले ये बैठक 24 दिसंबर को रखी गई थी, लेकिन किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत को देखते हुए बैठक के समय में परिवर्तन किया गया है। 7वीं खबर झारखंड से जुड़ी है, जहां हेमंत सोरेन की नई सरकार ने शिक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बताया कि वे शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों के साथ दिल्ली जाएंगे। वहां के सरकारी स्कूलों का दौरा कर बेहतर व्यवस्था को झारखंड के स्कूलों में भी लागू करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि जिस तरह की शिक्षा और व्यवस्था निजी स्कूलों में मिलती है, वही अब सरकारी स्कूल के बच्चों को भी मिले। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार एक एजेंसी हायर करेगी, जिसके लिए टेंडर निकाला गया है। एजेंसी में 10 वर्ष के अनुभव वाले एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर को रखा जाएगा, जो टीम का नेतृत्व करेंगे। इनका उत्तरदायित्व सर्वोत्तम रणनीति बनाने के साथ और विकल्पों का मूल्यांकन कर निर्णय लेने का होगा। इनके अलावा एजेंसी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रखा जाएगा, जिसकी योग्यता MBA होगी। टीम में 2 टीचर ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट और एक डेटा एनालिस्ट को भी रखा जाएगा। ये टीम स्कूलों का मूल्यांकन करने के साथ ही शिक्षकों का भी अध्ययन करेगी कि वे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हैं या नहीं। 8वीं खबर उत्तर प्रदेश के संभल से जुड़ी है, जहां एक के बाद एक मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है। संभल के चंदौसी में 152 साल पुराना बांके बिहारी का प्राचीन मंदिर मिला है। मुस्लिम बाहुल इलाके लक्ष्मणगंज में मौजूद ये मंदिर अब खंडहर में तब्दील हो चुका है।
बताया जा रहा है कि हिंदुओं के पलायन के बाद साल 2010 में शरारती तत्वों ने मंदिर की मूर्तियों को खंडित कर दिया था। रखरखाव नहीं होने की वजह से धीरे धीरे ये मंदिर अपना अस्तित्व खो चुका है। नाम से तो लक्ष्मणगंज मोहल्ला हिंदुत्व की पहचान करवा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान में यहाँ की आबादी 100% मुस्लिमों की है। 25 साल पहले तक यहाँ हिंदुओं की बड़ी आबादी होती थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ती गई। इसके बाद हिंदुओं को वहाँ से पलायन को मजबूर होना पड़ा। मंदिर के संरक्षक रहे कृष्णा कुमार के अनुसार कभी इस मंदिर में सुबह शाम पूजा अर्चना होती थी, लेकिन शरारती तत्वों ने मूर्तियों को खंडित कर दिया। धीरे धीरे मंदिर के गेट, शिखर आदि तोड़ दिए गए। मंदिर पूरी तरह खंडर में तब्दील हो चुका है। यहाँ मंदिर में मूर्तियों के स्थान पर अब सिर्फ उनके निशान मौजूद हैं। 9वीं खबर पर्यटन से जुड़ी है। क्रिसमस और नववर्ष से पहले देश के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार होने शुरू हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। होटल संचालकों का कहना है कि 21 दिसंबर से सैलानियों के पहुंचने का क्रम तेज हो जाएगा, जो जनवरी के पहले हफ्ते तक जारी रहेगा। 15 से 20 दिन चलने वाले सीजन के लिए होटल मालिकों ने अतिरिक्त स्टाफ का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है। ट्रैवल एजेंट्स अतिरिक्त गाड़ियों का बंदोबस्त कर रहे हैं। होटल संचालकों और पर्यटन विकास निगम ने क्रिसमस और नववर्ष की पार्टी के लिए खास इंतजाम किए हैं। बड़े होटलों में 50% तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। यातायात नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मनाली में अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी। दिल्ली से शिमला, मनाली सहित अन्य पर्यटन स्थलों के लिए अतिरिक्त वोल्वो बसों का संचालन किया जाएगा। HRTC ने भी शिमला, मनाली, धर्मशाला, कुफरी, किन्नौर और लाहौल स्पीति जैसे पर्यटन स्थलों के लिए अतिरिक्त वोल्वो चलाने का फैसला लिया है। 10वीं खबर खेल से जुड़ी हुई है। ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच बिना हार जीत के समाप्त हो गया है। मैच के 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 89 रन पर घोषित कर दी। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी के आधार पर 185 रन की बढ़त हासिल थी। इस तरह उनकी कुल बढ़त 274 रन की हुई और भारत को 275 रन का लक्ष्य मिला। जवाब में भारत ने अपनी दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 8 रन बना लिए थे। इसके बाद तेज बारिश आ गई। कुछ देर इंतजार के बाद दोनों कप्तानों ने मैच को ड्रा पर समाप्त करने का फैसला लिया। इस ड्रा के बाद 5 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। भारत ने पहला टेस्ट 295 रन, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा टेस्ट 10 विकेट से जीता था। चौथा मुकाबला मेलबर्न के MCG मैदान पर 26 दिसंबर से खेला जाएगा। बता दें कि पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन बनाए थे। जवाब में भारत की पहली पारी 260 रन पर समाप्त हुई थी। मैच के बाद भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 38 साल के अश्विन भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 106 टेस्ट मैचों में कुल 537 विकेट चटकाए हैं। उनके संन्यास के साथ भारतीय क्रिकेट के एक युग का अंत हो गया है। टॉप 10 में खास खबरों का यह बुलेटिन लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।